नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ मेरे इस चैनल में। आज की क्लास में हम संधि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम संधि क्या होती है, कितने भेद होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। या हम मतलब संधि के परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़े थे और वर्णों से ही संधि बनती है, इसीलिए हम वर्णों के बाद संधि का टॉपिक ले रहे हैं। तो हम संधि परिचय देखेंगे और संधि परिचय के साथ ही हम फिर स्वर संधि के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि संधि के जो भाग होते हैं उनमें प्रथम भाग स्वर संधि का आता है। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में देखते हैं कि संधि क्या होती है। संधि शब्द का विश्लेषण करते हैं हम, या इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो ये संधि जो है वो दो भागों में बढ़ती है। एक होता है सम और दूसरा होता है धी। सम प्लस धी, सम संधि अर्थात संधि, इन दोनों के मेल से बनती है संधि। सम उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। अभी जो संधि जो शब्द है, संधि शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं? संधि शब्द का अर्थ हम लेते हैं मेल से या समझौते से। जैसे कि हम सुनते हैं राजा महाराजाओं के बारे में, हमारे इतिहास में काफ़ी बार आता है कि दो राजाओं के बीच में संधि होना। तो वो जो संधि होती है, वो जो मेल समझौता होता है, उसी समझौते को हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। और हिंदी में समझौता माना जाता है वर्णों के माध्यम से। दो वर्ण जब आपस में समझौता करके एक परस्पर मेल मिलाप करके एक नया रूप प्रकट करेंगे तो उसे हम संधि कहेंगे। वहाँ पर भी यही होता है, राजाओं के मध्य संधि होती है या दो व्यक्तियों के मध्य संधि होती है, समझौता होता है। तो उसी प्रकार से हिंदी में भी संधि होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संधि शब्द जो है, इसका विलोम क्या होगा? विग्रह, क्योंकि संधि का अर्थ होता है जुड़ना और विग्रह का अर्थ होता है अलग होना। इसीलिए संधि का विलोम शब्द हम क्या लेंगे? विग्रह को लेंगे। अब हम संधि की जो साधारणतः परिभाषा मानी जाती है उसके बारे में देखते हैं। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तो उस मेल से उत्पन्न विकार या जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, तो उस विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन जो होगा वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। जैसे भारतेंदु शब्द में है, भारतेंदु शब्द को हम देखते हैं तो इसको जहाँ भारतेंदु बोलने से ही पता लगता है कि इस शब्द में दो टुकड़े हुए हैं। अब दो टुकड़े कहाँ से हुए हैं? हम ये देखते हैं भारत एंदु, यहाँ से दो टुकड़े हुए हैं। तो एक शब्द हमने निकाल लिया भारत और दूसरा निकाल लिया हमने इंदु। अब इन शब्दों में आप बोलोगे कि वर्ण कहाँ से है? तो ये जो वर्ण है, इन वर्णों के मेल से ही ये बना है। तो भारत का तो हमने क्या ले लिया? अ, और इंदु में से ई ले लिया। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और जब टुकड़े करने के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेकर उन वर्णों का परस्पर मेल कराया जाता है। और उस मेल से जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ही उन दो शब्दों को जोड़ने कर एक नया रूप देता है। तो इस भारत और इंदु में से अ और ई निकाला और इन दोनों के मेल से बना ए। हमने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि अ और ई के मेल से ए वर्ण बनता है। पढ़ा था हमने, याद हो तो आपको। तो वो जो ए था वो यहाँ काम आएगा संधि में। तो अ और ई के मेल से क्या बनता है? ए। तो ये क्या बन गया? भारत और एंदु, क्योंकि त में से अ निकल गया। ये त पूरा है तो ये व्यंजन है और ये पूरा है तो इसे हम बोल पा रहे हैं। अगर इसके हम टुकड़े करते, इसमें से हम स्वर बाहर निकालते तो त्य ऐसे रह जाएगा। तो ये त हलंत वाला आ गया, ए ये बना जो ये ए आ गया और बाकी बचे हुए वर्ण आ गए। तो इस प्रकार से इनको सबको मिलाया तो क्या बन गया? भारतेंदु। क्या बन गया? भारतेंदु। क्योंकि ये जो ए है ये त के मात्रा के रूप में लग गया, तो ये क्या बना दिया इसने? भारतेंदु बना दिया। अब हम आगे देखते हैं संधि के प्रकार।
संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है स्वर संधि, फिर होती है व्यंजन संधि और फिर होती है विसर्ग संधि। ये 3 संधियाँ होती हैं और इन 3 संधियों में सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर से ही हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ पर स्वर ही होंगे, स्वरों का मेल होगा, वहाँ पर क्या बनेगी? स्वर संधि बनेगी। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि बनेगी। इस स्वर संधि के भी 5 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आता है गुण संधि, तीसरा आता है वृद्धि संधि, चौथा है अण्यण संधि और 5वां है अयादि संधि। अब इन 5 संधियों में सबसे पहले आएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ शब्द वर्ण हमें पता है, दीर्घ स्वर कौन से थे? उन स्वरों के मेल से जो संधि बनेगी वो क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। जहाँ पर वर्णों के मेल से वो दीर्घ रूप आएगा, जहाँ वर्णों के मेल से वो दीर्घ रूप बनता है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। कैसे होगी वो सब हम आगे देख लेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है, उसका विलोम क्या होता है, संधि का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि संधि किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साथ ही संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार और साथ में स्वर संधि के प्रकार हम अब तक पढ़ चुके हैं और ये आपको याद करना है। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब ये तो इसकी साधारण परिभाषा, अब हम इसको नीचे समझते हैं अच्छे से कि क्या होता है। जब किसी स्वर के ह्रीश्व या दीर्घ रूप, ह्रीश्व और दीर्घ रूप आप जानते हो, लघु और गुरु रूप के बाद यदि उसी स्वर का, जिस स्वर का वो है स्वर, उसी स्वर का दूसरा दीर्घ या ह्रीश्व रूप आ जाए तो दोनों को मिलाकर जो दीर्घ रूप बनेगा, उन दोनों के मेल से जो दीर्घ रूप बनता है उसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अ या आ, ह्रीश्व और दीर्घ के बाद उसी स्वर का, यानी कि समान स्वर का ह्रीश्व या दीर्घ रूप आ जाए तो इनके मेल से क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। अब देखिए एक बार, जैसे अ प्लस अ आएगा तब भी क्या बनेगा? आ। और यदि अ प्लस आ होता है तब भी क्या बनता है? आ। और अगर इसकी जगह आ होगा तब भी क्या बनेगा? आ। और इसकी जगह यदि आ प्लस अ होगा तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अर्थात इन स्वरों को किसी भी तरीके से रखो, परंतु अगर समान स्वर आते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? दीर्घ रूप, उसी स्वर का दीर्घ रूप बन जाता है। जैसे हम नीचे देखिए, ई और ई है बराबर बड़ी ई हो रही है। अब इसमें देखिए, इसको और इसको मिलाया तब भी ये बनेगी, इसको और इसको मिलाया तब भी ये बनेगी। मैं आपको इससे फिर दोबारा समझा देती हूँ अच्छे से ही। देखिए, ई और ई मिलाई तब भी क्या बनती है? बड़ी ई बनती है। ई और ई मिलाई तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। इसके अलावा यदि बड़ी ई और ई मिलाई तब भी ई बनेगी। और इसके अलावा यदि ई यहाँ पर छोटी ई हो और यहाँ पर बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई ही
बनेगी। इसी प्रकार से आगे देखिए, ऊ में भी वही प्रोसेस है। किसी भी तरीके से आप ऊ को रखिए, परंतु ऊ ही होने चाहिए तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे ऊ, ऊ क्या बना? दीर्घ रूप। ऊ, ऊ क्या बना? दीर्घ रूप। फिर देखिए ऊ, ऊ दोनों दीर्घ रूप है, तब भी दीर्घ रूप। इसके अलावा ये बन जाता है ऊ और ऊ, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। आया समझ में? इस तरीके से कहीं पर भी मतलब इन चारों वर्णों में अ हो या आ हो, या फिर आप ई ले लो, ऊ ले लो, री ले लो, इनमें से कोई सा भी स्वर आ जाए, समान स्वर के आने पर वो क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही ऋषि है, री बढ़कर बड़ा री बन रहा है। वैसे तो ये हमारे हिंदी में काम नहीं आते हैं, बहुत कम काम आते हैं, कुछ ही शब्द हैं जो इसके योग से बने हुए, परंतु फिर भी हम इसे पढ़ेंगे जहाँ, क्योंकि संधि की बात चल रही है। तो इस तरीके से जहाँ पर आएंगे वहाँ पर क्या बनेंगे? दीर्घ रूप बनेंगे। अब ये जो चारों हैं, ये चारों क्या हैं? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि जो है उसके सूत्र हैं। तो इसी का हम आज पहला सूत्र देखते हैं, आ के मेल से आ बनना। हमने अभी देखा था, मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। अ बराबर आ, अ और आ बराबर आ, आ और आ बराबर आ। इसके बाद एक और बच रहा है, प्लस आ प्लस बराबर आ। ये चारों प्रकार हैं इसके कि इस सूत्र को तोड़ा तो किस तरीके से ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से मेल हो रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि किस तरीके से मेल हो रहा है। अब हम आगे शब्दों के माध्यम से भी इसका अभ्यास करते हैं कि किस तरीके से शब्दों में से इनको निकाला जाता है या संधि बनती है। इसे हम शब्दों के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स आदर। अभी स आदर में क्या हो रहा है? इसमें से तो क्या निकल रहा है? तो क्या बचा? स हलंत वर्ण। इसके बाद इधर से क्या निकल रहा है? आ। तो क्या बच गया हमारे पास? दर। अब इन दोनों का दीर्घ रूप क्या बना? आ। तो इस आ को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। स आधा स है, आ और दर, तो इस आधे स और इस आ को मिलाया तो क्या बन गया? सादर। आया समझ में कि किस तरीके से सादर बना? इसका हम दूसरा वाला शब्द देखते हैं, नवागत। नवागत से आपको और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नव आगत। इसमें हमने व में से क्या लिया? अ। इधर से क्या लिया? आ। बचे क्या क्या? न और ये व हलंत। इधर से बचा ग और त। इन दोनों का दीर्घ रूप क्या बना? आ। इस आ को हमने यहाँ रखा क्योंकि यहाँ पर ही से लिया था हमने, यहाँ खाली जगह है। इन दोनों के बीच में दोनों को जोड़ना है तो हम यहीं पर इस बचे हुए को, मतलब ये जो संधि रूप बनता है ना, इसे हम वहीं रखते हैं जहाँ से हमने टुकड़े किए थे। तो अब ये आधा है तो इस आधे को पूरा करा इस आने, तो क्या बन गया शब्द? नवागत। आ गया समझ में? इसी की तरह अगला वाला है परमावश्यक। इसमें भी यही हो रहा है। परम में से तो हमने क्या निकाला? अ। और आवश्यक में से क्या निकाला? आ। तो इनका दीर्घ रूप क्या हो गया? आ। बचा क्या? वश्यक। और इधर क्या बचा? परम, आधा म। तो इस आधे म और इसको पूरा करेंगे, परम वश्यक। अब इसमें आ को रख दिया हमने यहाँ पर, तो वही हो गया परमावश्यक। क्या बन गया? परमावश्यक, क्योंकि आधे म को इस आ ने पूरा कर दिया दीर्घ रूप में। इसी तरीके से विद्यानुराग में हो रहा है।
विद्यानुराग में देखिए, अब इसमें भी क्या है, ये या है ना, आ, और इधर से क्या लिया हमने, तो यहाँ तो क्या बच गया, वी आधा, द और यह भी आधा बच गया हमारे पास। इधर से बच गया अनुराग, तो ले लिया हमने। अब इन दोनों का मेल किया तो क्या आ गया, आ। इस आ को हमने यहाँ रखा तो वही इस आ ने इस य को पूरा किया, तो ये हो गया वापस या, और या होते ही हमारे पास बन गया विद्यानुराग। इसी तरह से वार्तालाप में होगा, महात्मा में होगा। मैं महात्मा में आपको बता देती हूँ, इसमें से लिया आ, इसमें से भी लिया आ, दोनों के आ बन गए दीर्घ रूप। बचा क्या शेष, वो देखिए, म ह, इधर तमा। टुकड़ा यहाँ से हुआ था तो यहाँ पर हमने जो संधि रूप बना वो रख दिया। इस आ ने इस ह को पूरा किया तो आ का रूप आएगा हा, इसीलिए क्या बन गया, महात्मा। इसी तरीके से चरणामृत, चिकित्सालय, चिकित्सालय का देखते हैं अब हम। चिकित्सालय में भी वही निकल रहा है, आ और आ, और आ और आ के मेल से क्या बन रहा है, आ, और बाकी बचा चिकित्स और लय। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, चिकित्सालय। ऐसे रसायन में है रस प्लस अयन, दयानंद में है दया धन आनंद। तो इसी तरीके से भी जो बाकी है जिनके मैंने नहीं किए हैं, संधि विच्छेद नहीं निकाले हैं, उनके आपको निकालने हैं और देखना है कि ये बनने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कल एक बार फिर मैं आपको इसका वापस दोहरान कराते हुए आगे के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास कीजिए और धन्यवाद।